तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और यही टॉपिक, इसके जो डेरिवेशन होगी, छोटी सी डेरिवेशन है बहुत, एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला इस चैप्टर में बहुत आगे तक यूज़ होने वाला है और आपके आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत यूज़ होगा। तो आइए इसे समझते हैं काफ़ी ध्यान से। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ बड़ी छोटी सी बात कहता है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये इसकी एक कंडीशन है, एकमात्र कंडीशन इसकी यही है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट आई, द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि अगर कोई हमारे पास वायर है ये, और इसमें करंट जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है ये इस वायर के जो एंड है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, तो इन दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये करंट। इतनी सी बात ही कहते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुकी है और आती रहती भी है, तो उसमें वर्ड्स बच्चे काफ़ी बार मिस कर देते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइए देखिए। So it states that at a constant temperature, at a constant temperature, the current flowing through the wire, the current flowing through the wire is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire। इस पूरी डेफिनेशन में जो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर आप ये वर्ड इस डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका आंसर काट दिया जाएगा, क्योंकि ये वर्ड इस डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से अगर आपको ये वर्ड नहीं मिलता है टीचर को, तो यहीं से कट कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं, बेशक आपकी पूरी डेफिनेशन ठीक हो, अगर उसको ये वर्ड नहीं मिलता है तो आपके डेफिनेशन काट दीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब डिराइव करते हैं इसका फॉर्मूला। जैसा कि यहाँ हमने देखा था कि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भाई सीधी सी बात है ना कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो अगर पहले ये बढ़ सकता है तब भी तो ये बढ़ सकता है ना, नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल लेके समझ लो। मान लीजिए ये दो बॉक्सेस हैं, ये बॉक्स A और ये बॉक्स B, दो बॉक्सेस हमने अटैच करके रख दिए। अब यहाँ से अगर मैं इस बॉक्स को फोर्स देता हूँ तो इस बॉक्स को ही फोर्स लगेगी और ये भी आगे मूव करेगा। यानी कि अगर मैंने इस बॉक्स को धक्का दिया तो ये भी आगे जा रहा है, और अगर मैं इस बॉक्स को धक्का देता हूँ तो ये भी आगे जा रहा है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। यानी कि अगर ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, और ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा। तो यही मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। वैसे ही अगर I बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है, पर अगर V बढ़ेगा तब भी तो I बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है, इसके जैसे ही है, ठीक है। तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लाएंगे कांस्टेंट V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज अ कांस्टेंट। तो जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे समझ भी होंगे कि यहाँ R क्या है। यस, सो R इज रेजिस्टेंस है, R इज रेजिस्टेंस। R may be the resistance of the wire or the resistance of bulb, fan, motor, anything. Any appliance you are using, R is the resistance of that. Okay? So main हमारा जो फॉर्मूला आया वो ये है V is equal to IR। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक मास्टर फॉर्मूला है, इसके बिना इस चैप्टर में आगे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आगे जो हमारे सर्किट्स आएंगे उसमें हमें कभी रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल सर्किट्स आएंगे, उस सब में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में हमें करंट निकालना है तो करंट को इधर रख के हम V के नीचे R ले जाएंगे, I इज इक्वल टू V बाय R, V बन गया एक फॉर्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो इसी से हम R को इधर छोड़ देंगे और I को V के नीचे ले जाएंगे, ये भी बन गया एक फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूले 1 2 3, ये तीन फॉर्मूले आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत यूज़ होने वाले हैं, जिसमें हमें किसी भी सर्किट के अंदर कोई दो चीज़ गिवन होगी और एक चीज़ हमें निकालनी होगी।
डेरिवेशन मैंने छोटी सी यहाँ साइड में लिख दी है। अब हम यहाँ बात करते हैं मेन फॉर्मूले लिखते हैं, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम से पूछा जाता है और जो मेरे एग्जाम में भी आया था और मुझे बहुत लोगों की मुझसे गलत करके आया था, बल्कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द आर 2 टाइम्स टू द करंट, यानी कि अगर हम पोटेंशियल को 2 टाइम्स बढ़ा देते हैं, यानी कि V को अगर हम 2V कर देते हैं तो I पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। I इज इक्वल टू V की जगह क्या हो गया हमारा 2V बाई आर। 2 को हम बाहर ले लेते हैं अगर और इसको V बाई आर करते हैं तो V बाई आर हमारा क्या था, I था, इज इक्वल टू 2I, यानी कि I डैश अगर इसको मान लें तो I डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ I। तो यानी कि जब हमारा V डैश 2V हुआ था तो I डैश भी हमारा 2I हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा 2 टाइम्स बढ़ेगा या 2 टाइम्स कम होगा या मतलब हाफ होगा या 3 टाइम्स बढ़ेगा या 1/9 टाइम्स होगा तो वही सेम इफेक्ट पड़ेगा करंट पे। इतना इजी क्वेश्चन और मैं गलत करके आ गया, तो अब आप लोग गलत मत करना, ओके। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी बार बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा है, ये नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्राफ बेस्ड है। तो बच्चे सोचते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर नहीं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली यहाँ पूछे जाते हैं। ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए 2 टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज ओमिक एंड द सेकेंड वन इज नॉन ओमिक। बहुत सारे बच्चे इनका मतलब समझ भी गए होंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। ओमिक क्या होता है। ओमिक अगर हम डिवाइस की बात करें, मान लो अगर ये दोनों हमारे डिवाइस, 2 टाइप्स ऑफ डिवाइस हमारे पास है, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। तो ओमिक डिवाइस हमारे वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, यानी कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जिनका करंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बढ़ता जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे ओमिक डिवाइस हो गए। और जो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे वो नॉन ओमिक डिवाइस हो गए। ओमिक डिवाइस के लिए हमें ग्राफ बनाने के लिए बोला गया था क्लास 10th में। तो ओमिक डिवाइस का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये हमारे 2 एक्सिस हो गए, इस एक्सिस पे अगर हमने करंट ले लिया और इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, तो ओमिक डिवाइस का ग्राफ बिल्कुल सीधा जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे से गलत करके आए। ये हमारा ओमिक डिवाइस का ग्राफ। और अगर नॉन ओमिक की बात करें तो वो भी कुछ हद तक ऐसे ही जाता है, बस आगे जाके वैरी हो जाता है। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट कितना हो गया, इतनी डैश आ रहा, ये V और I हो गया। तो कुछ हद तक तो ये हमारा सीधा जाता है, कुछ हद तक हमारा जाता है सीधा ऐसे। अब अगर ये ओमिक होता तो इसे सीधा जाना चाहिए था, बट ये नॉन ओमिक है, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करा, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद ये वैरी कर जाता है, ये ऐसे हो जाता है। जाना है तो इसे ऐसे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, पर ये सीधा नहीं गया, ये ऐसे मुड़ गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ओके। तो इस वाले को हम डॉटेड बनाएंगे, जो इसे जाना चाहिए था, जहाँ इसे जाना चाहिए था उसको डॉटेड बनाएंगे, पर ये जहाँ गया एक्चुअल पाथ जो इसने कवर किया वो इसका ये था। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन ओमिक ग्राफ। तो ओम्स लॉ में बस इतना ही।